9 बजे की 9 बड़ी गुड न्यूज। रामलीला की भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ भव्यता पूर्वक मनाई गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वर्षगांठ की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया। ये कार्यक्रम 27 से 31 दिसंबर तक 5 दिवसीय भव्य महोत्सव का होगा। इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला होगी। रामकथा, मंडल पूजन, कथक नृत्य, नाटिका, कवि सम्मेलन, भजन संध्या जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। माघ मेले को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेले की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। माघ मेला क्षेत्र में होंगे 17 थाने, 42 पुलिस चौकियां, 20 फायर स्टेशन। मेला की सुरक्षा के लिए 10,000 पुलिसकर्मी, एटीएस और एसटीएफ के जवान मुस्तैद रहेंगे। आगर मालवा में 551 जोड़ों का एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 4 दुल्हनों को हेलीकॉप्टर से सैर कराई गई और एक दूल्हा बैलगाड़ी से पहुंचा, जो सामाजिक समरसता और भव्यता का प्रतीक बना, जिसे एमएलए मधु भलोटिया ने आयोजित किया और करीब 2 लाख लोगों के लिए महाभोज में शामिल हुए। भिलाई में बीएसएफ की रजय जयंती के मौके पर बीएसएफ डायमंड जुबली रन का आयोजन किया गया, जिसमें फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए साथ ही नशे के खिलाफ लोगों ने दौड़ लगाई। मैराथन रन में पुरुष वर्ग में 10 किलोमीटर और महिला वर्ग में 5 किलोमीटर की यात्रा की गई और इसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया। कोसोवा के प्रिस्टिना में क्रिसमस को लेकर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंदों की मदद के लिए सेंट्रा ड्रेस में शहरवासियों ने दौड़ लगाई। हर वर्ग के लोगों के चेहरे पर आयोजन की खुशी दिखी। जीतने वाले प्रतियोगियों को मेडल पहनाए गए। जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी में जमकर बर्फबारी हुई, जहां पर पहाड़ से लेकर घरों की छत और पेड़ पौधों पर बर्फ जम गई। भारी बर्फबारी के चलते घाटी में लगातार तापमान गिर रहा है, साथ ही साथ ठंड में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोग घरों में कैद। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारत ने शानदार वापसी की। भारत ने शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया और टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। अर्शदीप सिंह को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए। भारत ने अंडर 19 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान को 90 रन से करारी शिकस्त दे दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40.1 ओवर में 240 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें आरोन जॉश ने 85 रन बनाए। इसके अलावा कप्तान आयुष 38 रन और चौहान ने 46 रनों की तूफानी पारी करी। इसके बाद ही 241 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम शुरुआती झटकों से नहीं उबर पाई और 41.2 ओवर में 150 रन पर ऑल आउट हो। धुरंधर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है और छप्पर फाड़ कमाई कर रही है। दूसरे दिन तो इसने अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन किया। इसमें 9वें दिन 50 करोड़ से ज्यादा कमाए। फिल्म अब देश भर में 300 करोड़ के आंकड़े के नजदीक पहुंच गई है, जबकि वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो देखिए, शुरुआत करेंगे आपके प्यार, मान, सम्मान से सजी हुई गुड न्यूज के साथ। बिल्कुल, देखिए गुड न्यूज ये है कि आपके फेवरेट शो शुभ समाचार को बेस्ट ब्रेकफास्ट शो के एनबा अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए, इस अवार्ड में इंडिया टुडे ग्रुप की बादशाहत कामयाब नजर आई। देखिए, 50 साल पूरे होने के मौके पर इंडिया टुडे ग्रुप को एनबा ने एक खास अवार्ड से भी सम्मानित किया। गुड न्यूज टुडे के कई शोज ने अवार्ड सेरेमनी की यह खूबसूरत शाम अपने नाम कर ली। अर्ली प्राइम शो कैटेगरी में 7 बजे 7 सवाल को सिल्वर अवार्ड से बाकायदा सम्मान मिला गया और जीएनटी के फैक्ट चेक को सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया। वहीं पर देखिए, अच्छी खबर, सच्ची खबर को बेस्ट प्राइम टाइम शो के लिए सिल्वर अवार्ड से सजाया गया और उसके साथ देखिए, शुभ मंगल सावधान को भी बेस्ट इंटरनेशनल प्रोग्राम हिंदी कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया। आपके दिन की शुरुआत शुभ समाचार से करने की हमारी कोशिशों का भी जो सम्मान है, उसको भी ये दिया गया। बिल्कुल, हमारे लिए गर्व की बात है कि हम ये खुशी आपके साथ साझा कर रहे हैं। शुभ समाचार, huge congratulations. This is the best breakfast show Hindi. देखिए, उस वक्त की कुछ झलकियां आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपका फेवरेट शो शुभ समाचार बेस्ट ब्रेकफास्ट शो की कैटेगरी में, जिसे गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। Congratulations, शुभ समाचार, good news Just not today. an award,
इट्स अ सिंबल ऑफ चेंज। क्योंकि देखिए पिछले 2 दशकों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब भी हम बात करते थे न्यूज़ चैनल्स की, तो हमें एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप और एक सांचे में ढालकर देखा जाता था, लेकिन हमने गुड न्यूज़ टुडे ने हर बार ये सांचा तोड़ा है। हम सिर्फ घरों तक नहीं, हम दिल तक पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है चीयर्स टू दैट। यानी कि खबरों की दुनिया में सुकून का कोना देने वाले दर्शकों के पसंदीदा चैनल गुड न्यूज टुडे को लेकर एक और शानदार खबर है। जीएनटी की शानदार पहल और कोशिशों पर एनबा अवार्ड्स ने मोहर लगा दी है। इस दौरान चैनल के शानदार शोज को अवार्ड से सम्मानित किया गया। 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एनबा ने इंडिया टुडे ग्रुप को विशेष पुरस्कार से नवाजा है। देखिए। Silver goes to अच्छी खबर, सच्ची खबर, गुड न्यूज टुडे। Gold Award goes to Congratulations, शुभ समाचार, गुड न्यूज टुडे। 7 बजे 7 सवाल, गुड न्यूज टुडे। Congratulations on the silver। खबरें जो जिंदगी में ताजगी का एहसास करा दें, खबरें जो खूबसूरत जिंदगी में उम्मीदों के 4 चांद लगा दें, खबरें जो हर पल को खास बना दें। और ये खबर है ऐसे ही सतरंगी गुलदस्तों से सजे जीएनटी यानी गुड न्यूज टुडे की। ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, ये खबरों की दुनिया की नई दिशा तय करने वाले सितारे का सम्मान है। अच्छी खबरों के साथ जीएनटी के दर्शकों के दिल में उतरने की कामयाबी पर एनबा 2025 के अवार्ड ने भी मुहर लगा दी है। Silver goes to अच्छी खबर, सच्ची खबर, गुड न्यूज टुडे। सुबह की शानदार शुरुआत के लिए शुभ समाचार को बेस्ट ब्रेकफास्ट शो के गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया। इसके साथ सवालों के जरिए आपको गुड न्यूज से रूबरू कराने के लिए अर्ली प्राइम टाइम शो कैटेगरी में 7 बजे 7 सवाल को सिल्वर अवार्ड दिया गया। खबरों के बारीक परीक्षण और सच्चाई सामने रखने के लिए फैक्ट चेक को सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया। वहीं अच्छी खबर सच्ची खबर को बेस्ट प्राइम टाइम शो के लिए सिल्वर अवार्ड मिला। इसके साथ ही रात 10 बजे देश और दुनिया की दिलचस्प खबरों से दर्शकों को सीधे रूबरू कराने वाले शो शुभ मंगल सावधान को बेस्ट इंटरनेशनल प्रोग्राम हिंदी कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया। जीएनटी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। एनबा 2025 के अवार्ड में भी दिग्गजों के बीच उसका स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से हुआ। and the Gold Award goes to Congratulations, शुभ समाचार, गुड न्यूज टुडे। This is a gold going out to you. शुभ समाचार, you congratulations। एनबा अवार्ड में इंडिया टुडे ग्रुप की बादशाहत बनी रही। 2025 में इंडिया टुडे ग्रुप के 50 साल पूरे होने पर एनबा ने एक खास अवार्ड से भी सम्मानित किया। ये अवार्ड 50 साल के शानदार सफर और बेमिसाल पत्रकारिता के नाम रहा। इसके साथ ही विजनरी डायरेक्टर सुप्रिया प्रसाद को बेस्ट न्यूज डायरेक्टर का एनबा अवार्ड दिया गया। News Television, News Director, Editor-in-Chief, Managing Editor, News Editor of the Year, Hindi। हमारी कंपनी की सोच और विजन जो है, इंडिया टुडे ग्रुप का विजन और सोच है, वो जो एकमात्र शख्स हैं इसके लिए हकदार, जो हमारे ग्रुप के चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ अरुण पुरी हैं, जिन्होंने इस तरह की नींव रखी, इस तरह का संस्थान बनाया कि आज एक के बाद एक बड़े से बड़े कीर्तिमान हम लोग बनाते जा रहे हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बोलूँगा कि आज का फिर ये अवार्ड मैं श्री अरुण पुरी अपने चेयरमैन को समर्पित करता हूँ कि हम लोगों की पूरी टीम की तरफ से, पूरे इंडिया टुडे ग्रुप टीम की ओर से उनको ये अवार्ड समर्पित है। एनबा अवार्ड्स में मिले तमाम खिताब सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। आलोचनाओं से सीखना और ईमानदारी निष्पक्षता से आगे बढ़ना, जिसे इंडिया टुडे ग्रुप ने हमेशा की तरह एक बार फिर सच साबित किया। ये एनबा से जो हमें स्पेशल अवार्ड मिला है, इससे हमें बहुत खुशी हो रही है, पर आज तक कभी भी अवार्ड के लिए काम नहीं करता। हमारे रग रग में न्यूज़ दौड़ती है। जब हमने शुरू करा था तो हम एक आधे घंटे का बुलेटिन थे दूरदर्शन पे। आज हम 24 आवर न्यूज़ चैनल हैं 12 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, और वहाँ पर भी
हमारा मिशन हमेशा वही रहता है, आपके लिए ट्रस्टवर्दी न्यूज़ लेकर आना सबसे तेज। थैंक यू व्यूअर्स, हमको 25 इयर्स ट्रस्ट करने के लिए। खबरों की दुनिया में गुड न्यूज टुडे ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ये कामयाबी दर्शकों के प्यार और विश्वास की जीत है, जो आगे भी यूं ही बरकरार रहेगी, क्योंकि उम्मीद की एक लौ भी घने अंधेरे को चीरने की ताकत रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे क्रिकेट की। धर्मशाला में भारत साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने 7 विकेटों से मैच जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत 5 मैचों की श्रृंखला में अब 2-1 से आगे चल रहा है। ये जीत इसलिए भी बहुत खास हो जाती है क्योंकि देखिए टी20 वर्ल्ड कप से पहले अब भारत के पास केवल 7 मैच ही बचे हैं। ऐसे में इस तरह का टीम प्रदर्शन बहुत पॉजिटिव संकेत दे रहा है। जाहिर तौर पर इस मुकाबले में भारतीय टीम की एकजुटता जबरदस्त देखने को मिली। मैच में मिस्ट्री गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। वरुण ने 4 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 2 विकेट झटक लिए। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के पास उनकी फिरकी का कोई जवाब नहीं था। इस मैच में वरुण ने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कायम कर लिया। उन्होंने इस मैच में अपने 50 टी20 विकेट भी पूरे कर लिए। भारतीय गेंदबाजी की खास बात देखिए ये है कि हर गेंदबाज के खाते में विकेट आया। कप्तान सूर्या ने इस मैच में 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था। हिमाचल के धर्मशाला में तीसरे टी20 में साउथ अफ्रीका को हराने के बाद भारतीय टीम के फैंस बेहद खुश नजर आए। उन्होंने टीम इंडिया की तारीफों के पुल बांध दिए। देखिए। एक तरफा मैच हुआ, अफ्रीका ने बहुत हल्की बैटिंग की और भारत ने बहुत अच्छी बॉल डाली। अर्शदीप ने आज कई दिनों बाद में वापसी की। पिछले मैच में खराब बॉलिंग की थी, लेकिन आज बहुत बढ़िया बॉलिंग की। वरुण चक्रवर्ती सदा हमेशा के लिए अच्छे बॉलर हैं और अच्छी बॉल डालते हैं। वो उन्होंने अपना अच्छे से काम किया। मार्करम के अलावा कोई भी प्लेयर अच्छे से बैटिंग नहीं कर पाया। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, साउथ अफ्रीका को भी आज पता लग गया होगा कि वो इंडिया के कैसे खेलना है, क्योंकि लास्ट टाइम इंडिया इतना परफॉर्म वेल नहीं कर पाया था। इस मैच में इंडिया ने बहुत ही अच्छा खेला है। फाइनली इंडिया के साथ सर टी20 में तो कोई भी नहीं आ सकता सर, ना जीत पाता है कोई भी, सीरियस नहीं जीत सकता कभी भी और ना आगे जीतेगा सर। तो इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त खेला और बहुत यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। हम यही कहेंगे कि इंडिया कंटिन्यू जीतते रहे और अपने देश के लिए अच्छा करते रहे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सर्दी जोर पकड़ रही है और आज दिल्ली वालों की सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर के तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज हो सकती है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में पारा गिरेगा। इस दौरान लोगों को घने कोहरे का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से सैलानियों की खूब चांदी हो रही है। जिन इलाकों में बर्फबारी नहीं है वहां भी मौसम बेहद सुहाना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है। इस हफ्ते के अंत तक पहाड़ों में बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। कश्मीर, धरती की जन्नत में बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। जिस घड़ी का इंतजार था वो आखिरकार आ ही गई। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की तुलैल घाटी की हैं, जहां सीजन का पहला हिमपात हुआ। तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ ने धरती का श्वेत श्रृंगार कर दिया है। जमीन से मकानों की छतों तक हर तरफ चांदी के समान चमकती बर्फ की परत पड़ी है और पूरी की पूरी घाटी इसकी सफेदी से गुलजार हो गई है। इस बर्फबारी के कारण तापमान में तेजी से गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है। वहीं दूसरी जानिब बांडीपोरा के मैदानी इलाकों में गहरे कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जिससे विजिबिलिटी कम हुई है। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर में आने वाले चंद दिनों के दौरान ठंड जारी रहेगी और पहाड़ी इलाकों में हल्की सी बर्फबारी या बारिश होने का इम्कान है। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में पहले से ही नजारा अलग है। यहाँ पर पारा गिरा है तो तमाम जल स्रोत और झरने जमकर बर्फ में तब्दील हो रहे हैं। इलाके में शीतलहर का माहौल है। तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कश्मीर सहित पहाड़ी इलाकों में बारिश और हिमपात की संभावना जताई है। अभी एक
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो हिमालयन रीजन को प्रभाव करेगा। उसके प्रभाव से स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में हल्का फुल्का लाइट रेनफॉल स्नोफॉल होने का अनुमान है आने वाले 2-3 दिनों में। उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसका भी जो प्रभाव है वो मेजरली जम्मू कश्मीर में ही रहेगा। खास तौर से जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा इलाके में अच्छी बर्फबारी की संभावना को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। बर्फ गिरने के कारण सड़कों पर आवाजाही प्रभावित ना हो और समय से बर्फ को सड़कों से हटाकर रास्ता साफ किया जा सके, इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने मशीनरी का पुख्ता इंतजाम कर लिया है ताकि प्रमुख रास्तों पर सफर में बाधा न आए और जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा सके। इस साल हमारे पास 11 स्नो मशीन्स हैं, जिसमें से 5 स्नो ट्रक्स हैं, प्लो माउंटेड ट्रक्स, और 6 स्नो कैट्स हैं जो छोटी गाड़ियां होती हैं फॉर नैरो रोड्स और हिली रोड्स। अलॉन्ग विद दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ मैन पावर है हमारे पास, 18 इन नंबर्स, वेल स्किल्ड मैन पावर, और हमारे पास एक बैक होल लोडर भी है जो टोइंग पर्पस के लिए, कभी गाड़ी इधर उधर जाती है नालियों में, तो फॉर दैट वी हैव वन बैक होल लोडर। उधर उत्तराखंड के चमोली जिले में नीलकंठ पर्वत से निकलने वाली ऋषिगंगा नदी भी अब जमती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन इस इलाके में बढ़ती ठंड के चलते नदी, नाले, झरने सब कुछ जमते नजर आ रहे हैं। वहीं आसपास के इलाके में शीतलहर का असर और ज्यादा बढ़ गया है। कुछ ऐसा ही माहौल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली और आसपास के इलाकों में है, जहां तापमान 0 से नीचे जाने के कारण नाले और झरने जमने लगे हैं। घाटी के अधिकतर इलाकों में सुबह और शाम के समय तापमान माइनस में पहुंच जाता है। ऊंचाई वाले कई स्थानों पर तापमान -6 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। देखिए, इन दोनों कुल्लू मनाली में बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ रही है। हालांकि दिन के समय तो धूप रहती है, लेकिन जैसे ही धूप जाती है उसके बाद जो है ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और रात को तो जो टेम्परेचर है वो माइनस में भी चला जाता है, जिसके चलते जो है पाइपें भी जमनी शुरू हो गई है कई जगह पानी। हालांकि कुल्लू मनाली के निचले इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है, लिहाजा सैलानी माहौल का खूब मजा ले रहे हैं। कुल्लू मनाली में इन दिनों सैलानियों की तादाद काफी बढ़ गई है। लोगों को यहाँ का माहौल काफी पसंद आ रहा है और लोग खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे स्नो मिलेगी, बट ऐसे इतनी अच्छी स्नो नहीं है व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो लाइक जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो दिसंबर में, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्नो थी। सोलांग में भी बहुत अच्छा हो रखा था एक्सपीरियंस। तो माई एक्सपीरियंस इज़ गुड। यहाँ का खाना अच्छा है, काफ़ी लोग भी बहुत अच्छे हैं, बट हाँ जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी इन टर्म्स ऑफ स्नो और ना लाइक बहुत अच्छी वीडियोस और फोटोज़ आएंगी, तो बस वो नहीं है। बट येस, माई एक्सपीरियंस इज़ वेरी मच गुड। हिमाचल आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, क्लीन सिटी है, तो बहुत अच्छा लगा ओवरऑल। आए मनाली आए, घूमे फिरे, फिर रोहतांग गए, उधर ट्रैक किया, मतलब बहुत अच्छा था सब कुछ। कुल्लू मनाली के कई इलाकों में तापमान लगातार गिरा हुआ है, जिससे बेहद कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। हालांकि दिन में धूप खिलने से लोगों को राहत महसूस होती है, लेकिन दिन भर चलने वाली बर्फीली हवाओं से यहाँ अच्छी खासी ठंड का एहसास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सर्दियों के दौरान घना कोहरा होना आम बात है, लेकिन घने कोहरे की वजह से अक्सर बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं और ऐसे में नोएडा में स्पीड लिमिट भी अब घटा दी गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। ये स्पीड लिमिट 15 दिसंबर से यानी आज से लागू होकर अगले 2 महीने तक यूं ही लागू रहेगी। नए आदेश के मुताबिक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कल 15 दिसंबर से हल्के वाहनों की स्पीड लिमिट 75 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं पर भारी वाहनों की जो लिमिट है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। साथ ही आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आप सड़क मार्ग पर कुछ जरूरी और जीवन रक्षक टिप्स के जरिए दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। क्या है ये टिप्स, आइए विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम आपको अगर टिप दें तो जब भी आप कोहरे के बीच ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमेशा अपनी लेन में गाड़ी चलाएं। दूसरे नंबर पर है कि बार बार आप लेन चेंज मत करिए। जब कोहरा होता है तो तेज रफ्तार में गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। कोशिश करें कि गाड़ी को हाई बीम पर ना चलाएं। बिल्कुल, देखिए, हेडलाइट को लो बीम पर रखना ड्राइविंग का सही नियम होता है। सफर के दौरान फॉग लैंप ऑन जरूर रखें। फॉग लैंप से सड़क पर विजिबिलिटी बढ़ेगी। डिफॉगर और वाइपर का इस्तेमाल भी करें।
बिल्कुल, देखिए डिफॉगर से शीशे पर धुंध नहीं जमेगी। ड्राइव करते हुए उचित दूरी भी आपको बनाकर रखनी है। संगम की रेती पर 3 जनवरी को विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ 2025 के बाद आयोजित हो रहे इस माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। लिहाजा माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर योगी सरकार अलर्ट है। पुलिस यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। तीन जनवरी से संगम की इस पावन धरा पर सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस साल माघ मेले में 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दुनिया भर से आ सकते हैं। माघ मेले के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर 3.5 से 5 करोड़ लोगों को मेले में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसीलिए माघ मेले में सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार अलर्ट है, तो वहीं पुलिस भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम में जुटी हुई है। इस बार माघ मेले में 17 थाने, 42 पुलिस चौकियां और 20 फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। 10,000 पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी। लगभग 50 ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। मेला क्षेत्र में 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें से 150 से ज्यादा कैमरे AI बेस्ड लगेंगे। सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षा के साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट और रूट डाइवर्जन किया जाएगा। आतंकवादी या आपराधिक वारदात को रोकने के लिए ATS और UP STF की भी टीम तैनात रहेगी। BDS की टीमें मेले में अभी से तैनात कर दी गई हैं। इसके साथ ही केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से भी यूपी पुलिस ने मदद मांगी है। इसके अलावा मेले में NDRF, SDRF और फ्लड कंपनी PSC की टीमें भी तैनात रहेंगी। मेले में पार्किंग को भी बढ़ाया गया है। इस बार 42 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 1,30,000 से ज्यादा वाहनों को पार्क किया जा सकेगा। मेले में बनाए जा रहे फायर स्टेशनों पर फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौजूद रहेंगी। कोशिश ये की जा रही है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का रिस्पांस टाइम सिर्फ 3 मिनट रहे, ताकि आग लगने की स्थिति में जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हमने व्यापक योजनाएं बनाई हैं कि भीड़ नियंत्रित तरीके से आए और उनकी सुरक्षित और सुगम वापसी हो सके। स्नान में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए जल की विशेष योजना बनाई गई है। इस बार भी D-1 जो मुख्य पर्व होंगे, नो व्हीकल जोन घोषित हम करेंगे, जिसमें शहर के क्षेत्र में भी और मेला क्षेत्र में भी किसी प्रकार के वाहन चलेंगे नहीं। जो निकटतम पार्किंग स्थल तक आ सकेंगे केवल, उसके बाद पैदल ही चलना होगा, ताकि पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को कोई अव्यवस्था न हो और मेला सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो। श्रद्धालुओं को पैदल कम से कम चलना पड़े, इसके लिए भी प्लान तैयार किया जा रहा है। मुख्य स्नान पर्वों के एक दिन पहले और एक दिन बाद नो व्हीकल जोन घोषित रहेगा। इधर माघ मेला के लिए विश्व हिंदू परिषद ने अपना कैंप लगाने से पहले संगम नगरी में भूमि पूजन कर लिया है। परिषद ने इस दौरान हवन पूजन के कार्यक्रम भी आयोजित किए। माघ मेले का काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो गया है, इसीलिए सरकार और प्रशासन व्यवस्थाओं को इतना सुचारू रखना चाहते हैं कि इस बार माघ मेले में श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत के विभाजन के 75 साल बाद पहली बार पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में संस्कृत के श्लोक गूंज रहे हैं। जी हाँ, दरअसल वहां की पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में छात्रों की भारी मांग के चलते संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दी गई थी। यहां पर पहले संस्कृत को वर्कशॉप के रूप में पढ़ाया जाता रहा, लेकिन अब इसे 4 क्रेडिट कोर्स में बदल दिया गया है। यूनिवर्सिटी ने कोर्स की शुरुआत पर कहा कि उनका लक्ष्य है कि आने वाले 10-15 सालों में पाकिस्तान में गीता और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों के लोकल स्कॉलर तैयार किए जा सके। जिस मुल्क की जुबान उर्दू है, उस पाकिस्तान को संस्कृत की याद आई है। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस की कुछ क्लासेस में संस्कृत की गूंज सुनाई देने लगी है। लोग हैरान हैं कि आखिर आजादी के बाद से अब तक जिस देश ने संस्कृत पढ़ने पढ़ाने से परहेज कर रखा था, आखिर वहां संस्कृत पढ़ने का क्रेज कैसे पैदा हो गया।
फिलहाल तो अभी पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर यूनिवर्सिटी में संस्कृत के शॉर्ट कोर्स ही चल रहे हैं, लेकिन संस्कृत में जिस तरह से यहाँ के मुस्लिम छात्रों ने अपनी रुचि दिखाई है, उसे देख यूनिवर्सिटी भी हैरान है। ऐसे में पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों ने फैसला किया है कि वो संस्कृत को अपने यहाँ विधिवत पढ़ाई कराएंगे। दरअसल अब पाकिस्तान में भी इस बात को महसूस किया जाने लगा है कि संस्कृत दोनों मुल्कों की साझा विरासत है। पंजाब यूनिवर्सिटी में संस्कृत की हजारों साल पुरानी पांडुलिपियां मौजूद हैं। अब पाकिस्तान में लोग उन पांडुलिपियों को पढ़ना और समझना चाहते हैं। इस वजह से यूनिवर्सिटी के लेवल पर संस्कृत की पढ़ाई की बड़ी पहल की गई है। लाहौर यूनिवर्सिटी में संस्कृत से जुड़े प्रोफेसर्स का कहना है कि 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं बचा जो इस समृद्ध भाषा को पढ़ा सके। उनके मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में संस्कृत के आर्काइव्स का एक समृद्ध खजाना है, लेकिन उसका अध्ययन सबसे कम हुआ है। ऐसे में यूनिवर्सिटी चाहती है कि स्टूडेंट संस्कृत पढ़ें और पांडुलिपियों को डिकोड करें। फिलहाल पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 और लाहौर यूनिवर्सिटी में तकरीबन 8 छात्र संस्कृत कोर्स में दाखिला ले चुके हैं। कुछ प्रोफेसर्स ने संस्कृत को लेकर अपने पैशन को एजुकेट करने का माध्यम बना लिया है। ये प्रोफेसर्स चाहते हैं कि संस्कृत भारत और पाकिस्तान की साझा विरासत की कड़ी के तौर पर स्थापित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।